हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी अध्यापिका सुलेखा राजपूत आज आपको नवभारती की कविता पर्वत प्रदेश में पावस पढ़ाने जा रही हूँ। पर्वत प्रदेश में पावस के कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म पोसाने गांव, अल्मोड़ा जिला, उत्तराखंड में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत जी था। इनकी माता का नाम सरस्वती था। इनकी कुछ कृतियां इधर मैं आपको बताती हूँ। पल्लव, ग्रंथि, कुंजन, ग्राम्या, चिदंबरा, जुगान, लोकायतन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण दूरी, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के साथ खादी के फूल नामक कविता संग्रह की रचना भी इन्होंने की थी। निम्नलिखित इनकी उपाधियां हैं। पद्म भूषण 1961 में इनको भारत सरकार ने प्रदान किया था। ज्ञानपीठ से भी इनको सम्मानित किया गया, जो चिदंबरा नामक ग्रंथ पर इनको मिला था 1961 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पर 1960 में प्रदान किया गया था। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में हुई। अब हम आगे व्याख्या करेंगे। पद्यांश पहला लेंगे। इसमें दो दो पंक्तियों की व्याख्या शुरू करते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। जैसे कि आप जानते हैं, पर्वत प्रदेश में पावस कविता का नाम है। नाम से ही पता चलता है पर्वत प्रदेश में पावस होती है वर्षा ऋतु। पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन इसमें किया गया है। तो कवि कहते हैं, इसका मैं अर्थ पहले आपको समझा दूं। पावस होगी वर्षा ऋतु, प्रदेश पर्वत प्रदेश हो गया पहाड़ी प्रदेश, परिवर्तित होता है बदलना, वेश होता है रूप। कवि यहाँ पर कहते हैं कि पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु जब आती है, वर्षा का मौसम जब बरसात शुरू होती है, तो प्रकृति हर पल अपना रूप बदलती है। कभी धूप हो जाती है, तो कभी बादल गिराते हैं, कभी बारिश पड़ना शुरू हो जाती है। तो प्रकृति हर समय हर पल अपना रूप बदलती रहती है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस तरह अब जो देखते हैं कि पहले धूप का वर्णन कवि करते हैं। तो धूप निकली हुई है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, पेड़ है, नीचे पेड़ों के नीचे एक तालाब सरोवर सा बना हुआ है। अब कवि कहते हैं, नेक्स्ट पंक्तियों में कवि कहते हैं, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृक् सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अब दो दो लाइनों की हम व्याख्या करते हुए करेंगे। पहले शब्दार्थ देखते हैं। मेखला काल होता है श्रृंखलाबद्ध, या इसको करगनी के समान के आकार का वाला भी कहते हैं। करगनी होती है जो औरतें या कोई भी अपने कमर में पहनते हैं। कमर में पहनने वाला गहने को करगनी कहा जाता है। मेखलाकार श्रृंखलाबद्ध भी आप कह सकते हो। मेखलाकार हुआ
श्रृंखलाकार। अपार होता है बहुत विशाल, बहुत अधिक, सहस्त्र, हजारों। दृक् होता है आंखें। सुमन हो गया फूल। मेखलाकार, पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृक् सुमन फाड़। कवि कहते हैं कि श्रृंखलाबद्ध खड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। श्रृंखलाकार पर्वत अपार बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। अपने सहस्त्र दृक् सुमन फाड़, अपने ऊपर हजारों फूल रूपी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। अपने सहस्त्र, सहस्त्र होते हैं हजारों, दृक् सुमन हुआ पुष्प रूपी आंखें, उसके ऊपर फूल खिले हुए हैं, हजारों फूल खिले हुए हैं पर्वतों के ऊपर। तो उन फूलों को कवि ने पर्वतों की आंखें कहा गया है। आंखों, ऐसे कवि कहते हैं कि मेखलाकार पर्वत जो दूर दूर तक फैले हुए हैं, उस पर हजारों सुमन खिले हुए हैं, हजारों फूल खिले हुए हैं। उन फूल रूपी आंखों से पर्वत देख रहा है। क्या देख रहा है? उन फूल रूपी फूल रूपी आंखों से को फाड़ फाड़ कर पर्वत नीचे देख रहा है। क्या देख रहा है? अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। अवलोक होता है देखना, निज होता है अपना, और महाकार होता है महान आकार, विशाल आकार। अवलोक रहा है बार बार देख रहा है नीचे जल में, नीचे पानी में, निज अपने महान आकार, महान आकार को, विशाल आकार को। क्या कहते हैं कवि? मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार खड़े, श्रृंखलाबद्ध खड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत दूर दूर तक फैले हुए हैं। वो अपने पुष्प रूपी नेत्रों से, पुष्प रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर नीचे पानी में अपने महान आकार को, विशाल आकार को बार बार देख रहे हैं। अब ये पानी कहाँ से आया? जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। इस पर्वत के तलहटी में पला ताल, ताल होता है सरोवर, इसके तलहटी में, इसके चरणों में बहुत बड़ा सरोवर है जो दर्पण के समान दूर दूर तक फैला हुआ है। दर्पण सा फैला है, उस दर्पण के समान फैला हुआ है। उसी दर्पण में ये मेखलाकार पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों से अपने आकार को बार बार देख रहे हैं। जैसे कि आपको पीछे ये इमेज दिखाई दे रही है, पर्वत है, नीचे जल है, और पर्वत अपनी परछाई जो है वो जल में देख रहे हैं। इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक नवभारती की कविता पर्वत प्रदेश पावस से ली गई हैं। इसके रचयिता सुमित्रानंद पंत जी हैं। इन पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन करते हुए पहाड़ों के सौंदर्य को दर्शाया है। व्याख्या। अब व्याख्या इस प्रकार करेंगे। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु थी और पर्वत प्रदेश में प्रकृति हर पल अपना रूप बदल रही थी। कभी धूप तो कभी बारिश हो रही थी। सामने खड़े श्रृंखलाबद्ध पर्वत करगनी के समान दूर दूर तक फैले हुए थे। इन ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वतों पर अनेक रंग बिरंगे फूल खिले थे। पर्वत की तलहटी में दर्पण के समान फैला हुआ विशाल सरोवर था। ऐसा लगता था मानो ये पर्वत अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखों से इस सरोवर रूपी दर्पण में अपने महान आकार की शोभा को निहार रहे हैं। आप दूसरा पद्यांश करेंगे।
गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोतियों मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरी होता है पर्वत, गौरव होता है महानता, मद होता है मस्ती, नस नस हो गया अंग अंग। इन दो पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। कवि कहते हैं कि पर्वतों के ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से गिरते हुए झरने कल कल की आवाज करते हुए बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लगता था मानो वो पर्वतों का गुणगान कर रहे हैं। पर्वतों से गिरते हुए झरने कल कल की आवाज करते हुए बहुत ही मीठी ध्वनि कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो पर्वतों का गौरवगान कर रहे हैं, पर्वतों के महानता का वर्णन कर रहे हों। मद में नस नस उत्तेजित कर, जिन्हें देखकर दर्शकों के अंग अंग में मस्ती और उत्तेजना भर जाती है। वो इतनी मीठी ध्वनि होती है उनकी कि उनको देखकर, उनको सुनकर दर्शक मस्त हो जाते हैं और उत्तेजित हो उठते हैं। मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। निर्झर होता है झरने। कवि कहते हैं कि पहाड़ों के ऊपर से गिरते हुए जो झरने झाग भरे हुए होते हैं, ये झाग भरे झरने जो हैं जब पहाड़ों के से नीचे गिरते हैं तो ये मोतियों की लड़ियों से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। जैसे पीछे देखिए, ऊपर से झरने गिर रहे हैं, जितने ये मोतियों की लड़ियों से भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। आगे कवि ने ऊंचे ऊंचे वृक्षों की सुंदरता को दर्शाया है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं के तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। कवि कहते हैं गिरिवर होता है पहाड़, उर होता है हृदय, उच्च आकांक्षाएं होते हैं ऊपर उठने की आकांक्षा हो जा, ऊपर उठने की कामना। तरुवर हो गया पेड़, नीरव नभ हुआ शांत आकाश, अनिमेष होता है टकटकी लगाना, अटल होता है एक जगह स्थिर होना, चिंता पर होता है चिंतित होना। कवि कहते हैं गिरिवर के उर से उठ उठकर, कि पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर ये लंबे लंबे वृक्ष, ऊंचे ऊंचे वृक्ष अपने और ऊपर उठने की आकांक्षा से झांक रहे हैं नीरव शांत आकाश पर, अनिमेष टकटकी लगाकर एक जगह स्थिर होकर और कुछ चिंतित दिख रहे हैं और अशांत आकाश की ओर देख रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर, पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर ऊपर उठने की आकांक्षा से भरे हुए पेड़ एक टकटकी लगाकर एक जगह पर स्थित होकर और कुछ चिंतित भाव से शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। फिर से करेंगे। पर्वतों के हृदय से उठ उठकर ऊंचे उठने की कामना के सहित ये लंबे लंबे वृक्ष टकटकी लगाकर एक जगह स्थिर होकर कुछ चिंता में डूबकर शांत आकाश की ओर देख रहे हैं, मानो और ऊपर उठना चाहते हैं और आकाश के भेद को जानना चाहते हैं। प्रसंग करेंगे। प्रसंग में पहली दो पंक्तियां वैसे ही लिखेंगे और नेक्स्ट पंक्ति में लिखेंगे
इन पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु में प्रकृति के सौंदर्य का इस तरह वर्णन किया है कि मानो सब कुछ आंखों के से देखने का अनुभव हो रहा हो। कवि ने पहाड़ी झरनों और ऊंचे ऊंचे वृक्षों के सौंदर्य का वर्णन भी इन पंक्तियों में किया हुआ है। व्याख्या करेंगे। कवि कहते हैं कि पर्वतों से निकलने वाले झरने मानो पर्वतों का गुणगान गाते हुए कल कल की आवाज करते हुए बहते जा रहे हैं, जिन्हें देखकर दर्शकों के अंग अंग में मस्ती और उत्तेजना भर जाती है। ऊपर से गिरते हुए झाग भरे ये झरने मोतियों की लड़ियों से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। पर्वत की चोटियों पर उगे ऊंचे ऊंचे वृक्ष शांत आकाश की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं, मानो ऊंचा उठने की आकांक्षा से चिंतित हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं, जैसे कि आकाश का भेद जानना चाहते हैं। अब तीसरा पद्यांश करेंगे। तीसरे पद्यांश में क्या है कि पहले धूप निकली हुई थी। पहले दो पद्यांशों में बताया गया है कि धूप निकली हुई है और बहुत ही सुंदर जो दृश्य है वो पर्वत प्रदेश का दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर पर्वत है, उन पर सुंदर सुंदर फूल लगे हुए हैं, नीचे तालाब है और उसकी परछाई जो है वो तालाब में उसकी छाया पड़ रही है और वो उसको पर्वत जैसे उसको निहार रहा है। दूसरे पद्यांश में दिया गया है कि झरने बहुत सुंदर सुंदर मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हैं और जिन्हें देखकर हर कोई उत्तेजित हो उठता है। पेड़ों की सुंदरता का वर्णन किया हुआ है कि ऊपर सीधे ऊपर खड़े हैं, जैसे आकाश की ओर निहार रहे हैं, आकाश को छूना चाहते हैं। आगे क्या हो जाता है कि बादल छा जाते हैं और चारों ओर धुंध हो जाती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बादल ही बादल होते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तब कवि कहते हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। जो बड़े बड़े पर्वत थे, पहाड़ थे, वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बादल ही बादल छा गए हैं। तो उन्हें देखकर कवि कहता है कि उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर होता है पर्वत। फड़का अपार पारद के पर, अपार होता है बहुत बड़े बड़े, पर पंख हो गए। कवि कहते हैं कि अचानक से बादल आ जाने से ऐसे लगता है कि पर्वत पक्षियों के बड़े बड़े पंख लगा फड़फड़ा कर कहीं उड़ गया हो। अचानक से जो यहाँ पहाड़ था वो बड़े बड़े पंख लगाकर और फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया है, यहाँ पर नहीं है। क्योंकि पर्वत दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसा लगता है मानो यहाँ से पर्वत कहीं पंख लगाकर उड़ गया हो। रव शेष रह गए निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। रव शेष होता है सिर्फ केवल आवाज का रह जाना। निर्झर होता है झरने, है टूट पड़ा भू, भू होता है धरती, अंबर होता है आकाश। कभी कहते हैं कि झरने दिखाई नहीं दे रहे हैं, धुंध ही धुंध है, बादल ही बादल है, चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ झरनों की आवाज सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है मानो ये आकाश धरती पर टूटकर गिर पड़ा है। आकाश ही आकाश नीचे तक दिखाई दे रहा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए, कुछ भी दिखाई नहीं रहा है, पर्वत छुप गए हैं, झरने छुप गए हैं। धस गए दरा में सब है शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। कवि कहते हैं कि सभय होते, धरा होती है पृथ्वी, सभय होते हैं भय के साथ, डर के साथ। शाल होते हैं एक प्रकार के वृक्ष होते हैं जो पहाड़ों पर उगते हैं, लंबे लंबे वृक्ष। उठ रहा धुआं जल गया ताल, ताल होता सरोवर। कि कहीं भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो ये शाल के जो वृक्ष हैं वो डर कर
धरती में समा गए हैं, धरती में जाकर छिप गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया तार, धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, तालाब से उठता हुआ धुआं दिखाई रहा है, ऐसे मानो तालाब में आग लगी हुई है और वहीं से धुआं ऊपर उठ रहा है। जो जलद यान में बिचर बिचर था इंदर खेलता इंद्रजाल, जलद यान हुआ बादल रूपी विमान। विचर विचर माने इधर उधर घूमना। इंदर हुआ बादल का, बारिश का देवता इंदर। खेलता इंद्रजाल, इंद्रजाल हुआ इंद्र की जादूगिरी। कवि अब ऐसा देखकर, ऐसे प्रकृति का ऐसा बदलाव देखकर, ऐसा परिवर्तन देखकर ये कहते हैं कि यूं लगता था, ऐसा लगता था मानो इंद्र अपने विमान, अपने बादल रूपी विमान, जलद यान हो गए बादल रूपी विमान में बैठकर इधर उधर घूम रहा है और अपने जादू का खेल दिखा रहा है, अपनी जादूगरी दिखा रहा है। इधर जादू का खेल क्यों बोल रहा है कि अचानक से पहाड़ों का गायब हो जाना, तालाब से धुआं निकलना, ये तो जादूगरी ही होती है, ये जादू ही होता है। तो इसलिए कवि इधर कहते हैं कि इंद्र जो बादलों का देवता है, बारिश का देवता है, वो अपने बादल रूपी विमान में बैठकर इधर उधर घूम रहा है और अपने जादू का खेल दिखा रहा है। अब आगे हम परसांगु ऐसे ही 2 पंक्तियां लिखेंगे और नेक्स्ट पंक्ति में लिखेंगे, आकाश में अचानक बादल छा जाने के कारण प्रकृति के परिवर्तित रूप का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। व्याख्या करेंगे। कवि कहते हैं कि अचानक ही धूप छिप जाती है और बादल उमड़ आते हैं, जिसके कारण प्रकृति फिर से अपना रूप बदलने लगती है। बादलों के कारण पर्वत कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा लगता है मानो पर्वत बादल रूपी बड़े बड़े पंख लगाकर उन्हें फड़फड़ाकर कहीं उड़ गए हो। झरने भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल झरनों के बहने की आवाज ही सुनाई दे रही है। ऐसा लगता है मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश में मानो शाल के बड़े बड़े वृक्ष भयभीत होकर धरती में धंस गए हों। कोहरा इतना अधिक फैल गया है कि मानो सरोवर में आग लगी है और उसी में से धुआं उठ रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार बादल रूपी यान में बैठकर इंद्र अपने जादू का खेल दिखा रहे हों। भावार्थ ये है कि वर्षा ऋतु के समय पहाड़ों पर पल पल में अद्भुत दृश्य दिखाई देते हैं। अब ये व्याख्या करके हम इसका सार भी कर लेते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रानंद पंत जी ने पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए इसकी रचना की हुई है। सुमित्रानंद पंत पहाड़ों के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने पहाड़ों का सजीव चित्रण किया है। इस कविता को पढ़कर ऐसे लगता है कि हम पहाड़ों में ही पहुंच गए हैं। सुमित्रानंदन, जैसे कि इस कविता का शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस, कि पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं और उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में वर्णन किया हुआ है इस कविता में। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में पर्वतों पर प्रकृति हर समय अपना रूप बदलती रहती है। कभी धूप निकल आती है तो कभी बारिश और कभी बादल गिराते हैं। इस तरह से हर समय प्रकृति अपना नया रूप दिखलाती रहती है। कवि ने सबसे पहले
धूप का वर्णन किया है कि किस प्रकार पर्वत प्रदेश में जब वर्षा ऋतु में धूप निकलती है तो पर्वतों के सौंदर्य किस प्रकार दिखाई देता है। तो कवि कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वत पर हजारों रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। पर्वतों के नीचे एक बहुत बड़ा सरोवर है और ऐसे लगता है मानो उन हजारों पुष्प रूपी आंखों से ये पर्वत उस सरोवर में अपनी शोभा को निहार रहा है। उसके साथ ही पर्वतों से गिरते हुए झरने बहुत ही मीठी आवाज करते हुए नीचे बहते हैं, जिनको देखकर दर्शक उत्तेजित और मस्ती से भर उठते हैं। ये मोतियों के लड़ियों से भी सुंदर दिखाई देते हैं। इसके साथ ही जो बड़े ऊंचे ऊंचे शाल के वृक्ष लगे होते हैं वो भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। वो एक टक्की लगाकर मानो आकाश की ओर उठते हैं और मानव को प्रेरणा देते हैं कि वो भी और ऊपर ऊंचा उठने की कामना करें। इसके बाद अचानक से बादल छा जाते हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सब कुछ बादल घेर लेते हैं, धुंध ही धुंध पड़ जाती है। तो उस समय का वर्णन करते हुए कवि ने बताया है कि बादल छा गए हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पर्वत जो है वो बड़े बड़े पंख लगाकर कहीं उड़ गया हो, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। झरनों की केवल आवाज सुनाई दे रही है, झरने बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मूसलाधार बारिश होती जा रही है, उससे डर कर जो लंबे लंबे शाल के वृक्ष थे वो धरती में जाकर छुप गए हैं। इस तरह ऐसा लग रहा है मानो आकाश जो है वो धरती पर टूट पड़ा है। धुंध ही धुंध है, कोहरा छाया हुआ है, तालाब से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। तो कवि ने यहाँ पर कहा है कि शायद तालाब में आग लग गई है, तभी तो ये धुआं ऊपर उठ रहा है। इस तरह से इंद्र जो बारिश का देवता है वो अपने विमान पर, अपने बादल रूपी विमान पर बैठकर अपने जादू का खेल दिखा रहा है। जादू का खेल ये हुआ कि कभी पर्वत दिखाई दे रहे हैं, कभी छुप जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से जैसे जादूगर एक जादूगरी दिखाता है वैसे ही इंद्र भी अपनी जादूगरी दिखा रहा था। ये था इसका सार। धन्यवाद।